संस्कृत बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत व्याकरण के बाह्य यत्न के संदर्भ। इसके पूर्व में 5 भागों के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत विशेष रूप से अध्ययन की जाने वाली लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर उसके प्रथम प्रकरण संज्ञा प्रकरण के संदर्भ में माहेश्वर सूत्र से बनने वाले प्रत्याहार, माहेश्वर सूत्र मीमांसा, प्रत्याहार मीमांसा, स्वर भेद और तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम के अंतर्गत आने वाले उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न, इतनी चर्चा हो चुकी थी। अब इस भाग के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से बाह्य यत्नों का संदर्भ लेना है। इसके पूर्व जो सूत्र अवतरित हुआ था, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का नवा सूत्र है और लघु सिद्धांत कौमुदी में भरद्वाज ने इसको संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत स्थापित किया है। यह सूत्र कहता है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम आस्य भवमिति आस्यम स्थानम। आस्य का मतलब होता है मुख, तो आस्य में होने वाले को कहते हैं आस्य अर्थात उच्चारण स्थान। और प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः या प्राक्तनो यत्नः प्रयत्नः, माने एक यहाँ आस्य है और दूसरा शब्द है प्रयत्न। आस्य माने उच्चारण स्थान जो मुख के भीतर होते हैं, और प्रयत्न जो विशेष प्रयास से युक्त होते हैं, विशेष चेष्टा वाले होते हैं। तो इसलिए एक आस्य हो गया, दूसरा प्रयत्न हो गया। तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य तत् सवर्ण, माने बराबर हैं आस्य और प्रयत्न जिसके, ऐसे को तुल्यास्य प्रयत्न कहते हैं। और ये सवर्ण का विशेषण बन जाता है। सवर्ण माने सदृश वर्ण, बराबर के वर्ण। सवर्ण ये संज्ञा सूत्र है और सवर्ण जो संज्ञा है उसका ये विशेषण है। सवर्ण किसे कहते हैं? तो कहा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यवास्य प्रयत्नौ यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम, जिसके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों बराबर हों, सदृश हों, उन्हें हम सवर्ण कहते हैं। ये बात पहले हो चुकी थी। अब उसके बाद चूंकि यहाँ एक शब्द आया यत्न, इस यत्न में एक उपसर्ग लग गया प्रयत्न, तो इसलिए यह यत्न शब्द से, यत धातु से बना हुआ जो नंग प्रत्यय लगा करके यत्न शब्द है, यत धातु और नंग प्रत्यय से योगी करते यत्नः इति शब्दः भाषायां निष्पद्यते। तो तर्हि यत धातु से नंग करके जो यत्न शब्द है, ये किसी चेष्टा, कोशिश, प्रयास को अभिव्यक्त करता है। ये बात पहले हो चुकी है। जब हम किसी भी वर्ण को बाहर निकालना चाहते हैं तो उसमें हमें कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। वहाँ मुख्य रूप से 2 बातें दिखाई पड़ती हैं। एक तो वर्ण का स्थान से निकलना, माने किस स्थान से कौन सा वर्ण बाहर निकल रहा है, इसको ध्यान में रखना। दूसरी बात, वह अपने से तो निकल नहीं जाएगा, उसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है। तो वही जो प्रयास है, चेष्टा है, कोशिश है, उसी को हम यत्न कहते हैं। और जिस स्थान से निकलते हैं वर्ण, उनको उच्चारण स्थान कहते हैं। 8 उच्चारण स्थान हैं, इनकी चर्चा पहले हो चुकी है। जो यत्न माने कोशिश है, इनके 2 भेद होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। तो जो आभ्यंतर हैं उनकी संख्या है 5, ये लिख दी गई है। स्पृष्ट, ईषद, स्पृष्ट, ईषद, विवृत, विवृत, समृत, भेदात, ये बात भरद्वाज कृत लघु सिद्धांत कौमुदी में आई है। तो इसे आभ्यंतर की संख्या है 5 और बाह्य की संख्या है 11। ये यत्न कहलाते हैं। जो यत्न है ये कोशिश, प्रयास आदि के पर्याय हैं। अब
अब ये जो यत्न है इनको यहां पर तो कहा गया बाह्य यत्न, जबकि यहां कहा गया प्रयत्न। सवर्ण चूंकि नपुंसक लिंग में था इसलिए इसका भी व्यवहार पद समस्त हो गया, इसलिए नपुंसक लिंग में बहुब्रीहि समास है ये। तुल्यवास्य प्रयत्न व्यस्यता, तो इसलिए तुल्यास्य प्रयत्न समझ लीजिएगा कि द्वितीया है, क्योंकि सवर्णम का विशेषण है, विशेष और विशेषण एक विभक्ति एक वचन में होते हैं, और यदि लिंग बन सके तो दोनों के लिंग भी डिसाइड होते हैं। ये बहुब्रीहि समास वाला शब्द है, तो इसलिए जो यत्न शब्द है उसमें एक उपसर्ग ला दिया गया और हो गया प्रयत्न। तो अब एक को प्रयत्न कहा गया और दूसरे को यत्न कहा गया, जबकि दोनों ही यत्न के भेद हैं। यत्न दो प्रकार, आभ्यंतर और बाह्य। तो फिर एक को प्रयत्न कहा गया और एक को यत्न ही कहा गया, इसका कारण क्या है? और जो सवर्ण संज्ञा की गई उसमें भी दो ही है, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, यहाँ बाह्य की बात नहीं की गई। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा मामला है जो बाह्य और आभ्यंतर को पृथक पृथक कर देता है, और इस मामले में भी पृथक कर देता है कि जो आभ्यंतर है वह बाह्य के सापेक्ष ज्यादा बरीयान है। तो उसका कारण क्या है? तो इसलिए जब हम ये विमर्श करते हैं तो ये पाते हैं कि जो सवर्ण है, माने जिन जिन वर्णों का नाम सवर्ण है, जो जो वर्ण अधिक सदृश होते हैं, उन स्थितियों में हम उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न इन दो को ही विशेष रूप से सही सटीक मानते हैं, नजदीक मानते हैं, उत्कृष्ट मानते हैं। क्योंकि जो आभ्यंतर प्रयत्न है इसका जो प्रयास है वह वास्तव में वर्णोत्पत्ति के पूर्व किया जाता है। यहां से वर्ण निकलना है, लेकिन वर्ण के निर्गत होने में जो प्रयास किया जाता है वह अंदर वाला ही काम करता है, इसलिए इसको आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। माने वर्णोत्पत्ति की प्रक्रिया में आभ्यंतर प्रयत्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि जो बाह्य यत्न हैं ये तो वर्णों की निष्पत्ति के समय उनकी कोशिश देखी जाती है, इसलिए वर्णोत्पत्ति के पश्चात ये दिखाई पड़ते हैं। यही कारण है कि जो वक्ता है, बोलने वाला है, वह आभ्यंतर प्रयत्न करता है और कितना करता है वही उसका अनुभव कर पाता है, जबकि जो श्रोता है वह भी अनुभव कर लेता है बाह्य यत्न का। माने जो वक्ता बोल रहा है, जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं तो उस समय जो श्रोता या दृष्टा है वह भी यह अनुभव कर लेता है कि इस वर्ण में किस स्वरूप का, किस प्रकार का, कितना बाह्य यत्न किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो बाह्य यत्न हैं वे वर्णोत्पत्ति के पश्चात वर्ती हैं, जबकि आभ्यंतर प्रयत्न वर्णोत्पत्ति के पहले किए जाते हैं, पूर्ववर्ती हैं। अतएव ये पहले होने के कारण उत्कृष्ट रूप वाले होते हैं और ये केवल वक्ता के द्वारा ही अनुभूत किए जाते हैं, जबकि बाह्य प्रयत्न वक्ता और श्रोता दोनों के द्वारा अनुभूत किए जाते हैं। यह हायर एजुकेशन का एक गंभीर सवाल है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि बाह्य यत्न वक्ता और श्रोता दोनों के द्वारा, जबकि आभ्यंतर प्रयत्न केवल वक्ता के द्वारा। आभ्यंतर प्रयत्न वर्णोत्पत्ति के पूर्व होते हैं, जबकि बाह्य यत्न वर्णोत्पत्ति के पश्चात होते हैं। अतएव यहाँ पर उपसर्ग यत्न के साथ साथ जोड़ करके बाह्य यत्न से इसे विलक्षण कर दिया गया, इसे उत्कृष्ट स्वीकार किया गया। यही कारण है कि सवर्ण संज्ञा के अंतर्गत उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न इन दो को ही लिया गया, तीसरे बाह्य यत्न को छोड़ दिया गया। जब यही दो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं दोनों को सवर्ण कहते हैं, तो फिर बाह्य की आवश्यकता क्या है? ऐसा नहीं है। यत्न तो दोनों ही हैं, दोनों में कोशिशें की जाती हैं। अब ये अलग बिंदु है कि वह अंदर वाली जो कोशिश है ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो बाहर वाली है वह थोड़ा कम महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम वर्णों की आंतरतम्यता का परीक्षण करते हैं, कौन सा वर्ण किसके सबसे ज्यादा सन्निकट है, करीब है, जब हम उस अंतरतमता का परीक्षण करते हैं, उसका प्रसंग उठाते हैं, तो वहां हमें बाह्य यत्न से भी प्रयास करना पड़ता है, बाह्य यत्न का भी आधार लेना पड़ता है। और तब ऐसी स्थिति में हम ये ढूंढ लेते हैं कि ये वर्ण अगर उच्चारण स्थान में भी बराबर है
आभ्यंतर प्रयत्न में भी बराबर है, माने कई कई वर्ण एक साथ आ रहे हैं, तो फिर अंत में जाकर कभी कभी बाह्य यत्न से समस्या सुलझ जाती है। तो इसलिए वहां अगर एक वर्ग का ख ग घ पांचों बराबर हैं, तो फिर सबसे ज्यादा करीब कौन सा वर्ण है, उन एक के क के करीब कौन सा है, या ग के करीब वाग धन हरि में ग के करीब कौन सा है, क है कि ख है कि घ है कि अंगा है। चार चार वर्ण खड़े हैं, तो चार वर्णों में यहाँ से नहीं परीक्षण हो पाता, पूर्णतया यहाँ से नहीं हो पाता क्योंकि सब बराबर होते हैं। कादयो मा वसाना है, स्पर्शा स्पर्श में सब आ जाते हैं। उच्चारण स्थान से नहीं हो पाता, को विसर्जनीय नाम कंठ में पूरा कुमाने का खग घर अंगा सबका उच्चारण स्थान कंठ है। तब जाकर के हम बाह्य यत्न का ही सहारा लेते हैं, और यहाँ से हमें पता चलता है कि वाग धन हरि में जो गय है उसका सर्वाधिक करीबी वर्ण घ ही ठहरता है। द्वितीय चतुर्थ अक्षर से महाप्राणा करके तब उस ग की जगह पर घ ठहर जाता है और वागे घरी ही ये रूप निष्पन्न हो जाता है। तो इसलिए जो भाषा का प्रवाह है उसमें विभिन्न प्रकार के शब्दों की व्यवस्था है। उस व्यवस्थापन के संदर्भ में हम ये देखते हैं कि बाह्य यत्नों का भी एक विशिष्ट योगदान है। अतः भले ही आभ्यंतर प्रयत्न के सापेक्ष यह कम बरियान कह दिया जाए, किंतु बावजूद उसके शब्दों वर्णों के निर्माण, उसके अवगाहन, उसके स्पष्टीकरण के प्रसंग में इनका विशेष योगदान है, बाह्य यत्नों का भी विशेष योगदान है। अतः हम बाह्य यत्नों का भी अध्ययन करना पसंद करेंगे। तो संस्कृत व्याकरण बाह्य यत्न संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत, तो इसलिए यद्यपि ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हर एक पाठक पीछे से, जहां से भाग एक से चला हुआ है, बराबर अधीत करता आएगा, तो पिछला अगर अधीत रहेगा तो यहाँ भी आगे भी समझ में आएगा, ये भी समझ में आएगा, क्योंकि हर एक बिंदु एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और गंभीर सवाल हर एक प्रकरण में 2 3 4 जरूर होते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि बात हर टीका में नहीं आपको प्राप्त हो सकती। तो इसलिए कुछ चिंतन का फल होता है और कुछ एकाधिक टीकाओं का फल होता है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। अब जो ये यत्न बाह्य है, ये बाह्य यत्न कितने प्रकार के हैं आगे लिख दिया गया 11 प्रकार। ये लोकल सवाल है हल्का, कभी कभी छोटी परीक्षाओं में कितने बाह्य यत्न हैं तो 10 11 12 13 11, लेकिन हल्के के बाद उठती है गाड़ी और आगे बढ़ती है, तो उसको देखें। यहाँ कहा इन्होंने खरो विवाराह श्वासाय घोषाश्च। मैंने कहा कौमुदी अपने पास रखिए, क्योंकि हम सारी चीज बोर्ड पर नहीं लिख सकते, तो ऐसी स्थिति में हम समझा देते हैं, किंतु पुस्तक आपके पास सामने होनी चाहिए। तो ये कहा खरो विवाराह श्वासाय घोषाश्च, ये उसमें लिखा है। जो खर है, खर प्रत्याहार है। अब ये खर प्रत्याहार कहा तो कितने होते हैं खर में वर्ण, तो जो विद्यार्थी कुशाग्र हैं, जो अच्छे अध्येता हैं, वो झट से कह देते हैं खर माने 13, क्योंकि वैसे आप नहीं याद कर सकते। ख माने दूसरा वर्ण। और ये बताया है कि माहेश्वर सूत्र में हिंदी वर्णमाला के सापेक्ष उल्टी प्रक्रिया में वर्ण चलते हैं। तो ख माने पांचों वर्गों के दूसरे दूसरे, जब ख दूसरे दूसरे हो जाएंगे तो उल्टा चलेगा, तो पहला पहला 5 आएगा, तो दूसरे दूसरे 5 ख फ छ छ ठ, फिर पहले पहले 5, पहले पहले वर्ग के पहले पहले वर्ण 5 5 5 10 स र फिर र तक आया तो स 3 ये 13। तो खर माने 13, ये मुश्किल से 2-3 सेकंड में आ जाएगा, लिखना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आजकल सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि उसके लिए रफ करेंगे, टाइम लगेगा, तो उतना समय न लगा करके झट से आप कह देंगे खर माने 13। अब यहाँ खरह कहा गया, इसका मतलब रूप चला गया खर खरव खरह, तो ये सातों विभक्तियों के सभी वचनों में इसका रूप चलेगा। तो ये खर खरव खरह में खरो विवाराह श्वासाय घोषाश्च, तो ये जो खरह है खरो, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो इसलिए खरो जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले 13 वर्ण हैं, क्या हैं? इनके बाह्यत्न है विवार, श्वास, अघोष। बाह्यत्न तभी होते हैं जब वर्णोत्पत्ति हो गई होती है, वर्ण अंदर से निकल गए होते हैं, बस बिल्कुल निकलने वाले होते हैं मुंह से, तो वहां से तो निकल चुके होते हैं, और यहाँ वहां से स्थान से निर्गमन करके बाहर जब निकलने वाले होते हैं, तो बाहर निकलते समय जो प्रयास दिखाई पड़ता है वह बाह्यत्न कहलाता है। तो खर जो खर प्रत्याहारस्थ वर्ण 13 हैं, इनके बाह्यत्न है विवार। विवार का क्या मतलब हुआ? विवार माने खुला होना, विवारः माने
मुख का विशेष रूप से खुला होना, तो इसलिए ये मुंह खुल जाता है। तो इसलिए खर प्रत्याहार में आने वाले ख खुल नहीं रहा है, तो इसलिए फटाफट ये खुले रहते हैं। तो विवाह, तो खर के अंतर्गत मुख का खुला होना देखा जाता है। विवाह का अर्थ है खुला होना। श्वास माने श्वास अपेक्षाकृत ज्यादा निकलती है। श्वास माने अंदर की प्राणवायु, तो अंदर की जो प्राणवायु है वह अपेक्षाकृत ज्यादा बाहर निकलती है। तो इसलिए पंचवायुएं हैं, प्राण अपान अपान व्यान उदान समान। तो इसलिए जो प्राण है वह प्राणवायु ही ऊपर निकलती है, तो इसलिए वह अपेक्षाकृत ज्यादा निकलती है। तो इसलिए इसे कहते हैं श्वास इसमें ज्यादा आता दिखता है। तीसरा घोष, घोष माने गूंज, तो इसलिए यहाँ पर गूंज की स्थिति कम होती है। तो इसलिए अघोष की स्थिति दिखाई पड़ती है, माने गूंज की स्थिति, गुंजन की स्थिति ज्यादा नहीं दिखाई पड़ती। तो विवाद, श्वास और अघोष ये तीन बाह्य यत्न देखे जाते हैं खर नामक प्रत्याहार में आने वाले वर्णों के अंतर्गत। दूसरा है हसो, हसः संबारा नादा घोषास्थ। हस, हस प्रत्याहार है। तो ये जो हस है, हय वरट के ह से लिया गया। हिंदी वर्णमाला में जो अंत में 5 वर्ण आते हैं हय वर ल, उनको यहाँ पहले रख दिया गया है। तो हय वर ल माने हय वरट और लण के अंतर्गत 5 वर्ण हैं। संस्कृत में सबसे पहले आ जाते हैं जो वर्गहीन है, वर्गों में नहीं आते। और उसके बाद फिर श माने जब अगड़ 10 के श तक आया है, तालव्य श तक। इसके अंतर्गत वर्गों के पचवे 5 वर्ण, चौथे 5 वर्ण, तीसरे 5 वर्ण, माने 5 या 15, ये हय वर ल 5, ये 20 वर्ण। तो हर्ष प्रत्याहार का मतलब 20 वर्ण। तो अब ये जो 20 वर्ण हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत हैं, इनका बाह्य यत्न क्या है? तो कहा संभार है, नाद है और घोष है। ये जो संभार है, संभार माने विवार माने खुला रखना, और संभार माने ढका रहना। तो ये क्या ढका रहता है? मुंह बंद कर दीजिए तो क्या खाक निकलेंगे बाहर? तो इसलिए ऐसा नहीं होता। यहाँ संभार का अर्थ है संकुचन, अर्थात डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं होगा, विकास उतना नहीं होगा जितना कि विवार में होता है। विवार में पूर्णतः मुंह खुला रहता है, जबकि संभार में मुंह उतना खुला नहीं रहता। तो इसलिए संभार का अर्थ है संकुचन या थोड़ा ही विकास होना। तो इसलिए विकास की स्वल्प स्थिति, ये संभार है। दूसरा है नाद, नाद माने ध्वनि। तो इसलिए यहाँ ध्वनि की स्थिति दिखाई पड़ती है, साउंड। और तीसरा है घोष, घोष माने गूंज भी दिखाई पड़ती है। तो यहाँ गूंज भी होगी और नाद माने ध्वनि भी होगी, और संभार माने विकास थोड़ा कम होगा मुख का, माने मुख ज्यादा नहीं खुला रहेगा, कम खुला रहेगा। तो ये हसा संभारा नादा घोषास ये हो गए। हस हसौ हसा है, यहाँ भी हसा प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो अब ये हो गए खर में कौन कौन, हस में कौन कौन, सब व्यंजन ही दिखाई पड़ रहे हैं। फिर आगे क्या है? वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा है अल्प प्राणा, तो आपकी पुस्तक में है। तो वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा 1 3 5 मान 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब ये पांचों वर्गों में एक वर्ग में 5 वर्ण है, 5 5 25। क वर्ग में क ख ग गंगा, च वर्ग में च छ ज झ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। तो ये 25 है। तो 25 में हर 5 वर्गों में जो पहला वर्ण है, तीसरा है, पांचवा है। जैसे क है, ग है और अंग है। इसी प्रकार से च है, ज है और य है, ट है, ड है और ण है। इसी प्रकार से 5 वर्गों में पहला नंबर, तीसरा नंबर और पांचवा नंबर इसका वर्ण। तथा यण, यण माने य व र ल, ये 4, ये यह प्रत्याहार है। तो इसलिए 1 3 5 में 5 वर्ग हो गए, तो 5 तिहाई 15 वर्ण ये हो गए, और यण में 4 है, य व र ल माने 19 वर्ण। 19 वर्णों का जो बाह्य यत्न है वह है अल्प प्राण। तो कह देगा कि अल्प प्राणगत वर्ण हैं या कितने परिगणित किए गए हैं, तो दे देगा 9 19 29 उक्त सभी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि इनकी संख्या 19 है। अल्प प्राण क्या है? अल्प माने थोड़ा, कम, और प्राण माने हवा। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा कम निकले वे हैं अल्प प्राण। तो इसलिए अल्प प्राण में वायु कम बाहर निर्गमित होती है। तो ये है वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा है अल्प प्राणा।
दूसरा वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ शरस्य महाप्राण, वर्गों के दूसरे और चौथे, माने जैसे क वर्ग में ख है और घ है, च वर्ग में छ है और झ है, दूसरा चौथा। तो इसलिए कुल 5 वर्ग हैं, यहाँ 2 है, 5 दूनी 10 वर्ण ये हो गए, और स है 4 ये हो गए, तो 10 4 14, 14 है महाप्राण, 19 है अल्पप्राण। तो ये महाप्राण माने जहाँ ज्यादा हवा निकले बाहर, तो ये ध्यान रखा जाता है। भाषा विज्ञान के नियम के तहत भाषा के शब्दों में भी दिखाई पड़ता है कि 2 महाप्राण ध्वनियां एक साथ नहीं रह सकती। जैसे घघान, घघान में घ के बाद घ नहीं आएगा ना, क्योंकि घ चौथा वर्ण है और चौथा महाप्राण हो गया। क्योंकि अगर ज्यादा हवा निकली शरीर की, तब तो पता लगा हो गया संस्कृत की, उसका जल्दिन प्राणांत हो जाएगा, जीवे मां श्रद्धा सतम, ये विफल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम सैकड़ों वर्षों तक जिए, अतएव हम अपनी ऊर्जा को भी बनाए रखें। इसलिए ये ध्यान रखना पड़ता है कि अधिक महाप्राण ध्वनियों का उच्चारण ठीक नहीं है, लगातार नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जब 2 महाप्राण ध्वनियां हो आती हैं, तो पहली ध्वनि अल्प प्राण हो जाती है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है। और यहाँ ये महाप्राण ध्वनि स है कुल मिलाकर, और दूसरे और चौथे को मिलाकर के कुल संख्या इनकी हो जाती है 14। तो इसलिए घघान के स्थान पर, पहले घ के स्थान पर ज हो जाता है, जघान हो जाता है, क्योंकि ज यहाँ पर अल्प प्राण वाली ध्वनि है। तो महाप्राण ध्वनि अल्प प्राण में तब्दील हो जाती है, भभरती, बभरती ये हो जाता है, भभार, बभार ये बन जाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो कुल कितने हो गए यहाँ पर बाह्य विवार श्वास घोष, इधर लिख दिया हमने 1 2 3 नीले से, तो 3 ये हो गए, 4 5 6, 3 3 6 हो गए, और उसके बाद ये 7वां अल्प प्राण हो गया, 8वां महाप्राण हो गया। अब 8 तो हुए, 3 और बचे हैं, तो इन 3 का परिगणन यहाँ नहीं कराया गया है। तो इसलिए आहत होने की आवश्यकता नहीं है। इन 3 का परिगणन पहले ही करा चुके थे, जब उन्होंने कहा था उकालो ध्रस्व दीर्घ प्लुतः, और तो उसके बाद उच्चे रुदाता नीचे ऋणदाता समाहार करता है कर करके उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इन तीनों की बात कर ली थी। तो यहाँ उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 3 ये हो जाते हैं। उदात्त 9वें नंबर पर, अनुदात्त 10वें नंबर पर, और स्वरित 11वें नंबर पर। ये 3 भी बाह्य यत्न है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और ये जो बाह्य यत्न है, जो विशेष रूप से ध्वनियों पर निर्भर करते हैं, ये व्यंजनों के होते हैं कि स्वरों के होते हैं। तो ये आपने देखा ही है कि उच्चारण स्थानों की बात आई थी, स्वर व्यंजन दोनों थे। आभ्यंतर प्रयत्न की बात आई थी, तो यहाँ भी स्वर व्यंजन दोनों थे। तो इसलिए विवृतः स्वराः कहा था। लेकिन बाह्य यत्न में यहाँ अभी तक जो देखा सब व्यंजन है व्यंजन, तो स्वर क्या खा लिया जाएंगे? ऐसा नहीं है, बात पहले कह चुके हैं, उसका यहाँ पर अवगाहन किया जाता है, अवतरण किया जाता है। तो जो स्वर हैं, मैंने 5 मूल स्वर ऐ ई उ री ले और 4 संयुक्त स्वर ए ओ ऐ औ, 5 4 9 स्वर हैं। और इन 9 स्वरों को उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इन 3 बाह्य यत्नों के द्वारा निर्गमित किया जाता है। इसलिए इन स्वरों का जो बाह्य यत्न है वह उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है। उन्नत कंठ से किया गया उच्चारण उदात्त, निम्न कंठ से अनुदात्त, मध्यम से स्वरित। तो इसलिए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये 3 हो जाते हैं जो केवल स्वरों के बाह्य यत्न हैं। अब यहाँ व्यंजन भी हो गया और स्वर भी हो गए। तो इसलिए स्वर और व्यंजन दोनों का पाठ बाह्य यत्न के अंतर्गत भी हो गया। तो इस प्रकार से आज हमने बाह्य यत्नों का संदर्भ देखा, और जो उच्चारण स्थान आभ्यंतर प्रयत्न से हट करके पृथक रूप से रहने वाले रहे, इनकी कुल संख्या 11 रही। तो इसलिए हम ये समझेंगे कि प्रायः पाठकों को तो याद ही होंगे, किंतु जिन्हें न भी याद होगा और अभिनव रूप में अध्येता होंगे, उनसे हम अपेक्षा करेंगे कि बिल्कुल इसको कंठ भी कर लेंगे, क्योंकि हर एक परीक्षा के लिए ये उपयोगी है। प्रायः इनसे तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम के अंतर्गत सवाल पूछे ही जाते हैं। और यदि केवल आपको याद नहीं और
स्मृति पर ही आधारित रहते हैं, सोच सोच कर ही काम चलाते रहते हैं, तो कभी कभी गलती भी होने की संभावना रहती है और कभी कभी समय भी ले लेता है ज़्यादा, और वहाँ परीक्षा भवन में समय कम होता है। अतएव हम ये कहेंगे कि हनुमान चालीसा की तरह इसका कई बार पारायण कर लीजिए, ताकि ये पूरा तुल्यास प्रयत्न सवर्णम के अंतर्गत आने वाले उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य यत्न में जितने भी वाक्य भरतराज ने अपनी लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में लिखे हैं सब कंठ हो जाए। अब आगे के प्रकरण पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उच्चारण स्थान हो गए, आभ्यंतर प्रयत्न हो गए, बाह्य यत्न हो गए, अभी सवर्ण बचा हुआ है। तो इसलिए सवर्ण में भी कुछ बारीकियां हैं, कुछ सूक्ष्मताएं हैं। उन सूक्ष्मताओं पर हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। अब पर्याप्त समय हो गया, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद।